सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबो और ईज़ा की बॉन्डिंग को हमने देखा था जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है ईज़ा ईबो की ज़िंदगी में और ईबो ईज़ा की ज़िंदगी में कैसे जगह बना रहा है। अब उसके आगे एक और महीना गुजर गया। मौसम ने जैसे करवट पलटी हो। यूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे कर हवाएं सर्द होने लगी हैं। तो मौसम से लड़ने के लिए और वक्त के आगे खड़े रहने के लिए ईबो ने भी जैसे तैयारी पूरी कर ली है, और जो बची कुछ ही रह गई है उसे उसने आज करने के बारे में सोचा है, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। घर के अंदर एक मेहमान आया हुआ है और घर के जितने भी मेंबर्स हैं सभी का ध्यान उसी मेहमान के ऊपर है। हुआन सान के रूम में था, वो उसका चेकअप कर रहा था। ऑलमोस्ट हर मंथ हुआन सान को चेक करने आता है, उसकी मेडिसिन, उसकी पूरे रूटीन को देखने के लिए, उसकी बॉडी के अंदर क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो सान को अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के लिए आता है। ये तो हुआन ने सान की सर्जरी के बाद ईबो को सजेस्ट किया था कि वो उसे हॉस्पिटल में ही रखे, पर ईबो चाहता था कि अब सान को लेकर वो कहीं दूर चला जाए, दूर सब चीज़ से दूर, और यहाँ उसका नया ठिकाना है। तो हुआन को भी यहाँ सान को देखने के लिए आना ही था। हुआन ने सान की तरफ देखा एंड ईबो कंटिन्यूसली हुआन को ही देख रहा था। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया था सान को चेक करते करते हुआन को, पर अभी तक हुआन ने कोई भी जवाब नहीं दिया था या कुछ भी नहीं कहा था। और ना ही सिर्फ ईबो देख रहा था, बल्कि दो लिटिल एंजल्स भी ईबो के अगल बगल होकर इस पूरी प्रोसेस को देख रहे थे। कमरे का माहौल इतना ज़्यादा शांत था कि अगर कोई गहरी सांस भी लेगा ना तो उसका भी एहसास हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाओं का एहसास हो रहा था जो उस कमरे से होकर बस गुजर रही थी। हुआन ने फाइनली अपना गोल्डन फ्रेम ठीक किया। अपने हाथ में रखे हुए नोटपैड के ऊपर उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, जहाँ की वाइटल्स को एक बार फिर से चेक किया एंड देन उसने अपनी नोटबुक को बंद कर दिया। और फाइनली वो अब पीछे मुड़ा था। उसे तो लगा था कमरे के अंदर इतनी शांति कि कोई होगा ही नहीं, ईबो ही होगा, पर यहाँ तो तीन तीन लोगों की निगाहें उसी पर आकर टिकी हुई हैं, जिसने वान को थोड़ा सा शॉक कर दिया। पर ये कोई नया नहीं है। वान जब भी यहाँ आता है ये तीनों होपफुल आइज उसके ऊपर बस टिकी रहती है, जो बस पॉजिटिव रिजल्ट उससे सुनना चाहती हैं। और ये चीज़ वान के ऊपर एक अनविजिबल सा प्रेशर डाल देती है। खैर, वान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, वान का सब कुछ ठीक है ना? वान ने कहा, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। और लिटिल ममचिंग्स, तुम लोग कैसे हो? क्या तुम लोग यहाँ खड़े होकर डैड को गार्ड कर रहे हो? हाँ, ये कहते हुए उसने ईसा और योसा के बालों को रफल किया। ईबो समझ गया था शायद हुआन बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि यहाँ बच्चे हैं, इसीलिए ईबो ने भी ज़्यादा पुश नहीं किया। पर उसकी इंटेंस निगाहें हुआन के ऊपर टिकी ही हुई थी, और हुआन भी उस निगाहों का प्रेशर महसूस कर सकता था। हुआन ने ईबो की तरफ देखा एंड देन ईसा योसा की तरफ देखते हुए कहा, अरे इतना ज़्यादा क्यों शांत हो तुम सब लोग? हाँ, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, मैं बस रेगुलर चेकअप करने आया हूँ, हर मंथ आता हूँ, है ना? ईज़ा योज़ा, ये कहते हुए हुआन ज़मीन में बैठ गया था ईज़ा और योज़ा के लेवल पर। देन उन दोनों की तरफ देखने लगा किस तरीके से ये दोनों नन्हे मासूम से बच्चे उसकी तरफ होपफुल निगाहों से देख रहे हैं। हुआन ने ईज़ा का हाथ अपने हाथ में लिया एंड देन योज़ा का हाथ में लेते हुए कहा, कैसा रहा पिछला मंथ? सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे तुम लोगों से। इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो? सब कुछ ठीक है, डैड बस आराम कर रहे हैं एंड वो बहुत जल्द जागेंगे। ईज़ा ने कहा, सच में डैड जागेंगे? एकाएक हुआन ने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा, अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम तो मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी हो, तुम जानते हो ना डैड बस स्लीप में है, बहुत डीप स्लीप में, वो थके हुए हैं, बट सून ही विल वेक अप, ओके? ये कहते हुए वो ईज़ा की तरफ देखने लगा। ईज़ा ने सिर्फ नोट किया एंड देन अपनी निगाहों को सान की तरफ मोड़ लिया था। वो भी ईबो का हाथ कसकर पकड़ रखा हुआ था और ईबो का दूसरा हाथ योसा ने पकड़ रखा था। तभी ईबो ने इस पूरे टेंशन भरे माहौल को थोड़ा सा चीयर अप करते हुए कहा, हो ठीक है समझ गया मैं। कमान ईज़ा योसा तैयार हो जाओ, तुम्हें पता है ना मैं मार्केट जाना है एंड अंकल हुआन यहाँ ज़्यादा वक्त तक नहीं है, तो गो जल्दी रेडी होकर आओ। एंड मेरे दोनों ममचिक्स इतने ज़्यादा सैड क्यों है? सब कुछ ठीक है ना बेबी? अंकल हुआन यहाँ आए हैं ना, डैड जल्दी से जाग जाएंगे। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम दोनों को बोर कर रहा हूँ? तुम दोनों को मेरे साथ फन नहीं महसूस होता? हाँ, क्या तुम लोगों को मेरे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता? ये क्या? तो ईबो ने पाउट बना लिया था एंड ईज़ा और योज़ा को अपनी गोद में उठा लिया था। ईज़ा और योज़ा ने जब ईबो का इस तरीके का पाउट देखा एंड उसकी इतनी बातों को सुना, तुरंत ईज़ा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, नो अंकल, ऐसा नहीं है। ईबो ने कहा, अंकल? ईज़ा ने कहा, ओह नो, आई मीन डाडा, ऐसा नहीं है, आई लव यू सो मच, आई लव यू ऑल्सो, बट डैड से ज़्यादा नहीं। हाँ? ईबो ने कहा, हाँ ठीक है समझ गया, लेकिन इस तरीके का सैड फेस क्यों है? योज़ा क्या हुआ बेबी? योज़ा ने बस सिर्फ ईबो के कंधे पर अपना सर रख लिया एंड देन वो बस जान की तरफ देखने लगा। वो कुछ भी नहीं कह रहा था। ईबो को सुबह से ही महसूस हो रहा था कि योज़ा थोड़ा सा डाउन है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि योज़ा को हुआ क्या है। उसने ईज़ा की तरफ देखा, ईज़ा ने योज़ा की तरफ देखा एंड देन अपने छोटे से हाथ को उसने योज़ा के चीक के ऊपर रखते हुए कहा, योज़ा व्हाट हैपेंड? योज़ा ने कहा, काका, डैड। ईज़ा ने कहा, डैड जल्दी जाग जाएंगे, डोंट वरी, अंकल हुआन यहाँ आए हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना अंकल हुआन?
ये कहते हुए ईजा ने हुआन की तरफ देखा। वहीं हुआन कुछ पल के लिए सख्ते में चला गया था ईजा और योजा की इस तरीके की बातों को सुनकर। वो बस अनब्लिंकिंगली सामने की तरफ देख रहा था। पर जैसे ही ईजा ने हुआन का नाम पुकारा, वो एकदम से अपने डेज से बाहर आया। उसने ईजा की तरफ देखा एंड फिर योजा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ 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 जान जल्दी जल्दी होश में आ जाएगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं यहाँ आया हूँ ना। एंड ऑलमोस्ट मैं हर मंथ यहाँ आता हूँ तुम्हारे डैड की पूरी तरीके से खबर रखने के लिए। वो बस जल्दी जागने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कहा है। सो तुम लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये कहते हुए हुआन बस ईजा और योजा की तरफ देखने लगा। वो कितना टेंशन में है, कितना नर्वस है, ये वो समझ सकता था और वो बच्चों को ज्यादा टेंशन देना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने ईजा और योजा की तरफ देखते हुए कहा, ओके अंकल कह रहे हैं ना, तो अंकल की बात को सुनो, अब जल्दी से आकर तैयार हो, हमें मार्केट जाना है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जानका को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, मौसम बदल रहा है ना, एंड तुम लोग जानते हो ना। तभी ईजा चिल्लाते हुए कहा, यस डैड को ठंडा मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके अंकल हम तैयार होकर आते हैं। ये कहते हुए उसने योजा की तरफ देखा एंड योजा की तरफ देखते हुए कहा, योजा कम ऑन चलो हमें तैयार होना है। ये कहते हुए उसने योजा का हाथ पकड़ लिया था एंड इबो ने ईजा और योजा को जमीन पर उतार दिया। उसके बाद दोनों बच्चे भागते हुए कमरे के बाहर निकल जाते हैं। अब कमरे में शांति थी। इबो और हुआन की निगाहें कमरे के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी जहाँ से वो बच्चे भाग कर गए थे। फाइनल जैसे दरवाजा बंद हुआ, इबो ने गहरी सांस लिया एंड देन हुआन की तरफ देखा। हुआन ने कहा, हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, बच्चों से झूठ बोलना सच में कितना मुश्किल है ना, एंड टायरिंग भी है। ये कहते हुए उस स्टूल पर बैठ गया। इबो ने कहा, तो सब कुछ झूठ था? हुआन ने कहा, क्या? ये कहते हुए वो इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया एंड जान के ब्लैंकेट को अच्छे से कवर किया, उसके बालों को ठीक किया, उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, आई मीन क्या जान का? हुआन ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, आई मीन मुझे पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, जान की बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, उसके वाइटल्स भी नॉर्मल है। एंड इबो ने कहा, पर अभी कोई चांसेस नहीं है जागने के, है ना? हुआन ने कहा, इस बारे में तो मैं, इबो ने कहा कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं होपफुल हूँ जान का जल्दी जाने के। एंड आप यहाँ रुकिए। ये कहते हुए इबो ने साइड में से अपना कोट उठाया एंड उसे पहनते हुए हुआन की तरफ देखते हुए कहा, मैं बच्चों को लेकर मार्केट जा रहा हूँ। हुआन ने कहा, हाँ डोंट वरी, मैं यहाँ जान का ख्याल रखूंगा, तुम लोग आराम से होकर आओ एंड हाँ बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना। एंड इबो तुम ठीक तो हो ना? ये कहते हुए वो इबो की तरफ देखने लगा। इबो एकदम से रुक गया। उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पैसा क्यों पूछ रहे हैं? ये कहते हुए वो अपना बन टाई कर रहा था। हुआन ने कहा, नहीं बस आई मीन तुम्हारी आइज। ये कहते हुए वो इबो के फेस की तरफ देखने लगा जो हल्का सा पेल लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, पहले बार से भी ज्यादा डार्क सर्कल्स थे एंड उसका वेट भी थोड़ा सा कम हो गया था। और हुआन इबो को जैसे ऊपर से तक ऑब्जर्व कर रहा हो। जब इबो ने महसूस किया तो उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ हनगा का चेकअप करने आए हैं, मेरा नहीं, मैं फिट एंड फाइन हूँ, है ना यंग बॉय, तो ये सब कुछ चलता रहता है, सो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो अपना बैग उठाकर बस आगे जाने ही वाला था तभी हुआन ने कहा, इबो रुक जाता है। वो अपनी मुट्ठियों को बीच लेता है क्योंकि वो जान क्या था, समझ क्या था कि हुआन आगे क्या कहने वाला है। इबो वो सुनना नहीं चाहता, इसीलिए उसने अपनी आंखों को बंद किया जैसे कि वो खुद को कंट्रोल कर रहा हो। वही दूसरी तरफ हुआन भी इबो की पूरी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, इसीलिए उसने खुद को भी फोर्स किया कि ऐसा कुछ ना कहे जिससे इबो का जो मोराल है वो थोड़ा सा डाउन हो। इसीलिए उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो तो सही। इबो ने कहा, हुआन ने कहा, मैं कुछ नहीं कहने वाला, मैं नहीं कहूँगा तुमसे कि जान को लेकर तुम वापस यूएस आ जाओ या वापस चाइना जाओ, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ सुकून मिल रहा है, बच्चों को यहाँ सुकून मिल रहा है ना? जैसे ही हुआन ने कहा, एक इबो ने मुड़कर हुआन की तरफ देखा। हुआन ने कहा, ओके मैं समझ गया हूँ कि तुम शायद जान को यहाँ ऐसे ही रखकर खुश हो, तो अभी तुम्हें पुश नहीं करूँगा, वैसे भी हॉस्पिटल में भी यही होता और यहाँ भी यही हो रहा है, इनफैक्ट यहाँ तो उससे ज़्यादा हो रहा है, तुम जान का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे हो, मैं देख सकता हूँ उसके फेस पर उसके बालों को काफ़ी अच्छे से टाई किया हुआ है, नीट एंड क्लीन। इबो ने जान के बालों की तरफ देखा एंड हुआन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने नहीं किया, ईसा ने। उसे जानका के बाल इस तरीके से ब्रेड में बंधे होना अच्छा लगता है, वो हर रात जानका के बालों को अच्छे से कोम करता है, मुझसे ज़्यादा तो ईसा जानका का ख्याल रखता है। एंड योजा वो तो बस जानका से चिपका ही रहता है, आई स्वेयर मैं उसे रोक देता हूँ वरना वो तो पूरी रात जानका के साथ ही खेलते रहे, दिन भर उनके पास बैठे रहे। लेकिन तो वो एकदम से फ्लो में कहीं खो गया था। ईसा और योजा की बातें करने में वो ये भूल ही गया था कि हुआन उसे किस तरीके से देख रहा है। वही हुआन सिर्फ इबो की तरफ देख रहा था। इबो की जिंदगी शायद इन सब चीज़ों में ही बस कर रह गई है, इसके बाहर की दुनिया शायद इबो भूल ही गया है। जब इबो को महसूस हुआ कि हुआन उसे किस तरीके से देख रहा है तो इबो एकदम से चुप हो गया। उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मैं बस फ्लो में ज़्यादा ही बोल गया। हुआन का, आप यहाँ रुकिए, मैं बच्चों के साथ जा रहा हूँ वरना वो लोग दे क्रिएट अ मैस एंड उस मैस को अभी मैं संभालने की स्थिति में नहीं हूँ, तो आप यहाँ रुकिए। एंड यहाँ मैंने अपना फ़ोन नंबर छोड़ दिया है, वैसे आपके पास तो है ही ना, और मैंने एक न्यू नंबर और लिया है, फ़ोन नंबर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो जस्ट कॉल मी, ओके मैं तुरंत यहाँ पर आ जाऊँगा। उसके साथ साथ मैंने यहाँ जानका की मेडिसिन रख दी हैं जो आपको जानका को देनी है। अगर आपको पानी पीना हो तो यहाँ आपके लिए पानी रखा हुआ है एंड जानका के लिए ब्लैंकेट है अगर ज़्यादा सर्दी लगे तो। ये कहते हुए वो लगातार फिर से बड़बड़ाने लगा। वहाँ ने कहा, इबो काम डाउन। ये कहते हुए वो इबो के पास आ गया था, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, मैं जानता हूँ कहाँ क्या है और मुझे कैसी चीज़ों को हैंडल करना है, मैं हर मंथ यहाँ आता हूँ, डोंट फॉरगेट दैट। हाँ ये कहते हुए वहान बहुत कामली वॉइस का इस्तेमाल कर रहा था एंड वो एकदम से चुप हो गया, वहान की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी वो ने अपनी निगाहों को फेरते हुए कहा, हाँ
सही है। हाँ, आपको पता है सारंगा का ख्याल कैसे रखना है। वो बस मैं नहीं चाहता ना कोई भी गड़बड़ हो। ये कहते हुए वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था। हुआन ने कहा कोई गड़बड़ नहीं होगी। एंड क्या गड़बड़ हो सकती है? हम सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इबो ने कहा हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हुआन ने कहा जाओ, बाहर जाओ, अच्छे से घूम कर आओ, तुम्हारे माइंड को भी फ्रेशनेस की ज़रूरत है। खुश रहो इबो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इबो ने कहा खुश रहूँ? हुआन ने कहा तुम भी खुश होने का हक है ना, कम ऑन, जाकर बाहर एंजॉय करो। इबो ने कहा ये तो शायद साल का सबसे बड़ा जोक सुना मैंने। मैं खुश नहीं रह सकता क्योंकि मेरी खुशी वो वहाँ है जो चुपचाप से आंखें बंद कर लेटी हुई है। जब तक ये आंखें खुलती नहीं है और ये लफ्ज़ कुछ नहीं कहते ना, तब तक सब कुछ बेईमानी है। मैं चलता हूँ। ये कहते हुए उसने हुआन की पकड़ से खुद को आज़ाद किया एंड देन साइड में से बैग उठाता हुआ वो उस कमरे को छोड़कर बाहर निकल गया था। हुआन को वहीं ऐसे डम्फाउंडेड छोड़कर कुछ सेकंड्स के बाद हुआन अपने होश में आया था। हुआन ने फाइनली गहरी सांस ली और वहीं स्टूल पर बैठ गया जहान के सामने। घर शांत हो चुका था। 5 मिनट के अंदर हुआन को बाहर से आवाज़ भी आनी शुरू हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और खिड़की से बाहर देखने लगा जहाँ ईजा, योजा और इबो तीनों हंसते मुस्कुराते हुए घर के बाहर फाइनली निकल चुके थे। हुआन देख ही रहा था पर अभी उसे एहसास होता है कि तीनों रुक गए हैं, जैसे कि कुछ डिस्कस कर रहे हो। हुआन भी क्यूरियोसिटी से देखने लगा पर अगले ही पल उसने ये देखा कि तीनों वापस घर के अंदर लौटने लगे। हुआन भी खड़ा हो गया। उसे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी, पर शायद वो अपने कदमों को बाहर ले ही जा रहा था कि अगले ही पल 3 भागते हुए शख्स उस कॉरिडोर में आते हैं एंड एक ही झटके में दरवाजा खोल देते हैं। हुआन ने कहा हे क्या हुआ है, पर इसमें लगे वो आगे कुछ पूछ पाता। ईसा और योजा भागते हुए सान के पास आते हैं एंड हुआन के बगल में से जगह बनाते हुए वो बैट पर चढ़ जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे रैबिट्स की तरह। और अगले ही पल हुआन देखता है पहले ईजा ने एंड देन योजा ने सान के फॉरहेड पर किस किया एंड उसके कान में कुछ विस्पर किया। और उसके बाद ईजा और योजा दोनों ने ही अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा डैड हमें मिस मत करना, हम बस जल्दी आएंगे, यू गए और यू आए, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए वन लास्ट टाइम सान की फेस की तरफ देखते हैं एंड देन फिर से उस बेड से उतर जाते हैं। वही दूसरी तरफ इबू भी आ गया था। उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा डोंट वरी, ये बस सानगा को बाय कहना भूल गए थे ना, तो बस हम बस भाग कर यहाँ आए हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहते हुए इबू भी आगे आता है एंड देन वो सान के फॉरहेड पर सॉफ्टली जेंटली किस करता है एंड देन सान की फेस की तरफ देखते हुए कहता है मैं बस जल्दी आऊँगा लव, जल्दी मेरा वेट करना। ठीक है तो वो भी वार्म स्माइल देता है एंड देन ईसा यूजा का हाथ दोबारा से पकड़कर वो रूम के बाहर निकल जाता है। हुआन को एक बार फिर से डम्फाउंडेड छोड़कर हवा का झोंका की तरह पूरा कमरा एक बार फिर से शांत हो गया था और इस बार हुआन फिर से एक बार स्टूल पर बैठ गया। उसने अपनी गहरी सांस को लेते हुए कहा ये घर तो सच में एक मूवी की तरह है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। हाँ ये बच्चे भी ना। ये तो वो फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा जहाँ एक हैप्पी फैमिली का मोमेंट देखा जा सकता था। तीनों बच्चे फाइनली आगे बढ़ गए थे। हाँ हुआन के लिए इबू भी किसी बच्चे से कम नहीं है। वो बात अलग है कि वो बड़ा बनने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी हरकतें बच्चों से कम नहीं है, जिसका एग्जाम्पल अभी भी हुआन को देखने को मिला। हुआन ने सिर्फ अपना सर झटक दिया क्योंकि वो दूर से उन बच्चों को जाता हुआ देख सकता था। उसने अपनी निगाहों को मोड़ा एंड कमरे में फैली हुई इस शांति के अंदर वो बस कुछ घड़ी ऐसे ही बैठता है, पूरे कमरे को ऑब्जर्व करने लगता है। ये कमरा बहुत कुछ कह रहा था, बहुत कुछ। जान का वो खामोश पड़ा हुआ शरीर, उसके ऊपर लगे हुए वो अनगिनत फोटोग्राफ्स जिसके अंदर सारी मेमोरीज है, ऑलमोस्ट सारी मेमोरीज जो इन कुछ महीनों के अंदर गुजरी है। हुआन जब भी यहाँ आता है वो हर फोटोज को दोबारा स्कैन करता है और ये देखता है कि यहाँ और क्या कुछ जुड़ा है। उसकी निगाहें साइड के कॉर्नर पर टिक गई जहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स ली थी। वो गार्डनिंग कर रहा था, ईजा योजा खेल रहे थे, वहीं के कुछ फोटोग्राफ्स थे। कुछ ईजा और योजा के फनी मोमेंट्स के फोटोग्राफ्स थे, कुछ बाथरूम के फोटोग्राफ्स थे जहाँ पर ईजा और योजा के पूरे फेस के ऊपर बबल बाथ लगा हुआ था। साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स किचन के थे जहाँ पर इबो ने ब्लेंडर क्रिएट करा हुआ था। ये देखकर सिर्फ वान के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। वजह से इन फोटोग्राफ्स में खो ही गया था। कुछ देर के लग उन फोटोग्राफ को देखने के बाद फाइनली हुआन सान के पास आकर बैठ जाता है, जान की तरफ देखने लगता है। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा कम ऑन बड़ी, जाग जाओ, अब तो बहुत लंबा वक्त हो गया है। ये कहते हुए वो जान के पास आ गया था। वो जान के हाथों को चेक करता है एंड देन जान की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना लकी हो, रियली में तुमसे जेलसी फील होती है मुझे। ऐसा प्यार करने वाला कहीं किसी को मिल सकता है क्या? ये कहते हुए जान की तरफ देखने लगा। प्रशांत तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। हुआन ने कहा लंबा वक्त हो गया है, बहुत लंबा, तुम थके नहीं हो? मैंने तो सुना था कि इंसान को खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अपने खाली वक्त में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता ही रहता है, अपने जीनियस माइंड को दौड़ाता ही रहता है। और अब देखो तुम्हें 5 महीने से भी ज़्यादा हो गया है यहाँ लेटे लेटे। ये कहते हुए हुआन ने साइड के कैलेंडर में देखा, देन अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा 5 महीने 6 दिन 17 घंटे और हाँ हिबो की स्टॉप वॉच भी चल रही है जहाँ पर 32 सेकंड हुए हैं। इतना लंबा वक्त हो गया तुम्हें, और कितना सोने का इरादा है? तुम्हें नहीं लगता अब बहुत वक्त हो गया है? बहुत ज़्यादा। खेलते खेलते गिरते पढ़ते रोते बहुत लंबा वक्त हो गया है। एहसान वापस आ जाओ, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ईबो को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ईसा को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने तो सुना है कि तुम ईसा से बहुत प्यार करते हो। अगर वो एक
दिन भी तुम्हें नहीं देखता वो कितना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, ये बात तुम्हें पता है। एंड अब तो ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं कि तुम्हें अब भी वापस नहीं आना। क्या सोच कर बैठे हो? हाँ, मुझे बताओ क्या सोच रखा है तुमने? ये कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? मैं और तुम हमेशा अक्सर लंबी बातें किया करते थे ना, और तुम मुझसे कहते थे कि तुम सुसाइड अटैम्प्ट नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है सुसाइड अटैम्प्ट करने के बाद क्या क्या रिpercussions होते हैं। तुमने अपनी बहन को देखा है ना, वो अपने पीछे कितने सारे ख़्वाब छोड़ गई है जो आज तक नहीं भरे हैं। कि तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया, उनकी क्या हालत हुई है तुम्हारी बहन के जाने के बाद। फिर तुम ऐसा कदम कैसे उठा सकते हो जान कि तुम्हें ईबो का ख्याल नहीं आया? हर बार मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ पर तुम बस चुपचाप रहते हो, कोई जवाब नहीं देते। पर तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें जवाब दिए बगैर मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वो बच्चा परेशान हो रहा है, वो छोटा बच्चा है जान, मेरे और तुम्हारे सामने वो बच्चा ही है। मैंने उसे एकदम से एक मैच्योर इंसान बनते हुए देखा है। वो कुछ कहता नहीं है, सब कुछ सहता रहता है, चुपचाप हमेशा मुस्कुराता रहता है। वो लानवांगी वो बिल्कुल हवा की तरह था, वो बस बंद गया है 4 दीवारियों में। 5 महीने से उसने दीन दुनिया की कोई खबर नहीं ली। उसे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया है, यहाँ अपना घर बनाने तुम्हारे साथ शांत सुन रहे हो। पर तुम्हारा साथ क्या उसे मिल पा रहा है? वो भी थक सकता है, वो बीमार पड़ सकता है, उसको भी परेशानी हो रही है। उसकी हालत जब भी मैं देखता हूँ मुझे दर्द होता है जान, बहुत ज़्यादा दर्द। आंखों के नीचे पहले से ज़्यादा काले घेरे हैं उसके, वजन भी कम हो गया है। वो नहीं मानता पर वो अब थक रहा है, धीरे धीरे कर थक रहा है जान, पर उम्मीद नहीं छोड़ रहा। उसकी उम्मीद छोड़ने से पहले वापस आ जाओ, क्योंकि तुम तो जानते ही हो ना, एक बार थका हारा इंसान अगर बैठ जाता है ना तो बस खामोश हो जाता है, जैसे कि तुम हो गए थे। और मैं उसे खामोश होते हुए नहीं देखना चाहता, उसकी आंखों की उम्मीदों को मैं टूटते हुए नहीं देखना चाहता जान। इसीलिए आई बैग यू प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम्हारी ईसा को तुम्हारी ज़रूरत है, योसा को तुम्हारी ज़रूरत है। वो छोटा सा बच्चा भी अभी कुछ नहीं जानता, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी फैमिली क्या है जान। तुम उसकी फैमिली हो। सुजन भी छोड़कर चली गई है, वो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देकर गई है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी थी। ज़नाया ने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी है। वो ईबो की जिम्मेदारी नहीं है जान, तुम्हारी है। कम ऑन, बी अ मैन, उठ जाओ प्लीज़, इससे पहले सब कुछ बर्बाद हो जाए। और जब तक तुम उठो तब तक कुछ बचे ही ना, क्योंकि मुझे ईबो के अंदर तुम्हारी झलक दिखाई दे रही है। वो अंधेरा जिसने तुम्हें घेरा था ना, वो अंधेरा मुझे धीरे धीरे ईबो की आंखों में भी नजर आ रहा है। वो उसे घेर रहा है धीरे धीरे, वो शांत होता जा रहा है जान। वो बदल गया है, बहुत बदल गया है। तुम भी उसे देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि वही बच्चा है, वही 19 साल का नादान बच्चा जिसने एक वक्त पर पूरे अफ्रीका को अपने सर पर उठा लिया था। नैरोबी का वो छोटा सा गांव जिस ईबो के आगे पीछे घूम रहा था, तुम उसके आगे पीछे घूमते थे, उसे संभालते हुए, समझाते हुए, पर आज वो सब कुछ समझा रहा है, सब कुछ संभाल रहा है, अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। He just transformed to man into a parent. एक पल में ये सब कुछ बदल गया है उसके लिए। But I'm proud of him. I'm really proud of him. तो पता है जान, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्यार इंसान को एक नई उड़ान देता है, उसको नए पंख देता है। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि तुमसे प्यार कर कर ईबो के पंखों की रफ्तार कम हो गई है, काट दिए गए हैं उसके वो पंख जिनसे वो आसमान में उड़ना चाहता था तुम्हारे साथ। पर फिलहाल वो जख्मी है और शिकायत भी नहीं कर रहा। उसका ये जख्म नासूर ना बन जाए इससे पहले वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। ठीक है, तो वो हुआन सान की तरफ देखने लगा। उसका गला भारी था, आंखों में शिकायतें थी, और कहीं ना कहीं वो शिकायतें आंसू के रूप में जैसे बह गई, क्योंकि हुआन को भी पता है वो फिजूल बोल रहा है। जान जवाब नहीं देगा। जान की हालत को उसने पढ़ा है, वो बता रहा कि वो ईबो से कह नहीं पाया, पर उसे भी अब समझ आ रहा है। धीरे धीरे कर सब कुछ जैसे खत्म हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईबो फाइनली दोनों बच्चों के साथ कार में बैठकर अपनी डिजायर डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। उसने अपनी कार में ब्रेक लगाया एंड ब्रेक लगाते के साथ ही वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद कार से जरूरत का सारा सामान निकाल लेने के बाद वो ईसा योजा के पास आ जाता है। दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आर यू गाइस रेडी? ये कहते हुए उसने अपने हाथ में अपना बैग उठा लिया था। ईसा और योजा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, यस। दोनों के सर के ऊपर बिल्कुल मैचिंग कैप लगा हुआ था। दोनों सच में देखने में इतने क्यूट लग रहे थे
कि आने जाने वालों की निगाहें भी उन दोनों क्यूट से बच्चों के ऊपर आकर टिक गई थी। उन्हें देखकर सब मुस्कुरा रहे थे और ये चीज इबो भी देख सकता था। और इसी बीच में उसका जैसे प्रोटेक्टिव फादर का नेचर जाग जाता है। उसने अपने दोनों बच्चों को कसकर पकड़ा है, सबकी तरफ क्लियर किया, जैसे कि वो सबसे कह रहा हो मेरे बच्चों से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ईसा ने सिर्फ अपना सर झटका एंड देन उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन डैड, सबको डराना बंद कीजिए, अब मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए वो इबो को खींचकर आगे ले जाने लगा। तभी इबो ने एक ईसा की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे क्या बुलाया? ईसा ने कहा, क्या? इबो ने कहा, तुमने मुझे डैड कहकर बुलाया? ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, बोरिंग। ठीक है, तो वो और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वही दूसरी तरफ इबो के चेहरे के ऊपर हंसी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो इतना तेज मुस्कुरा रहा था कि उसके आगे तो सूरज भी शर्मा जाए। इबो ने चहकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुमने मुझे डैड बोला, तुमने मुझे डैड बोला ईसा, तुमने मुझे डैड बोला। ठीक है, तो वो ईसा की तरफ दौड़ने लगा। वही दूसरी तरफ ईसा ने इबो से हाथ छुड़ाया और वो आगे कॉरिडोर की तरफ दौड़ने लगा। उसने कहा, नो नो नो, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। इबो ने हंसते हुए कहा, लायर, सानगा ने बोला है ना, झूठ बोलना गलत बात है। ये कहते हुए वो भी यूसा को गोद में उठाकर ईसा की तरफ दौड़ रहा था। यूसा ने गिगल करते हुए कहा, डैडा, सच में गगा ने अभी आपको डैड बोला? गगा कॉल यू डैड? ये कहते हुए वो हंस रहा था। इबो ने कहा, हाँ हाँ, गगा ने बोला। ये कहते हुए वो ईसा की तरफ देख लगा एंड से चीखते हुए कहा, यूसा ने भी सुना है, यूसा ने भी सुना है, तो झूठ नहीं बोल सकते। ये कहते हुए वो हंसते मुस्कुराते हुए फाइनली स्टोर के अंदर आ गए थे। इबो अभी भी ईसा को टीज कर रहा था, पर ईसा इबो को इग्नोर कर रहा था। एंड लाइक अ एंग्री कैट वो बस आके वॉक कर रहा था। यूजा उसके पीछे पीछे बिल्कुल किसी टकलिंग की तरह चल रहा था। इबो ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ओके ओके ठीक है, मुझे इग्नोर करना बंद करो। एंड या ये कहते हुए उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा और फिर ईसा यूजा की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास 2 आवर्स हैं, ओनली 2 आवर्स। इसके बीच में तुम्हें जो शॉपिंग करना है जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें घर जाना है, डैड हमारा वेट कर रहे होंगे। ईसा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, दादा कैन आई बाय सम गेम्स? इबो ने कहा, माय स्वीट लिटिल ममचिंग, जो तुम चाहो तुम वो खरीद सकते हो। व्हाई डिड यू आस्क मी? हाँ, ये कहते हुए वो ईसा के लेवल पर बैठ गया था। यूजा ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, दादा आई आल्सो वांट गेम्स। गगा प्लीज गेम्स। ईसा ने कहा, हाँ हाँ गेम्स। उसके बाद उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, आई वांट दैट गेम। ये कहते हुए उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। इबो ने भी इसके आइज को फॉलो किया तो वो लीगो था। इबो ने कहा, तुम्हें लीगो पसंद है? ईसा ने अपनी स्पार्कलिंग आइज से कहा, yes, I love it so much, and you know, whenever I was sad and I was angry with dad bought me this, just like a sorry gift। ठीक है, तो ईसा अपनी स्पार्कलिंग आइज से इबो की तरफ देख रहा था। जैसे वो सान का किस्सा शेयर कर रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो रही थी और इबो भी जैसे ईसा की मुस्कुराहट में खो गया, क्योंकि ईसा की मुस्कुराहट बिल्कुल सान की तरह है। एक पल के लिए तो इबो जैसे चौंक गया। उसको ईसा की शक्ल में सान की शक्ल दिखाई देने लग गई थी। वो बस अनब्लिंकिंगली ईसा की तरफ देखने लगा। वहीं ईसा चहकते हुए सान की बात इबो से शेयर करने लगा। इबो को खुद भी महसूस नहीं हुआ, पर उसके कदम ईसा की तरफ बढ़े एंड कब उसने ईसा को बस गले लगा लिया, इसका एहसास किसी को भी नहीं हुआ था। कुछ पल के लिए हर तरफ सिर्फ शांति थी। ईसा इबो दोनों बस एक दूसरे के वार्मथ में जैसे थम गए थे। वहीं दूसरी तरफ यूजा अपनी ब्लिंकिंग आई से सब कुछ देख रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। अपने कदमों को आगे बढ़ाता है एंड दोनों ईसा और इबो को बस हक कर लेता है। ईसा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, दादा। इबो ने कहा, आई जस्ट वांट टू हग यू, प्लीज वन हग and hug me back baby, just please hug me back। इबो की आवाज में कुछ था जिसने ईसा को जैसे बस शांत कर दिया एंड बिना कुछ कहे ईसा बस इबो को हक कर लेता है अपने उन छोटे छोटे हाथों से। वो फादर और सन की जोड़ी उस पूरे मॉल की शांति या उस शोर में जैसे कहीं चुपचाप अलग ही अपनी एक दुनिया बनाकर बैठी थी। कुछ देर के लिए वो लोग ऐसे ही रहते हैं। इबो अपने सारे इमोशंस को सेटल डाउन करता है एंड फाइनली ये गहरी सांस लेकर वो ईसा से दूर होता है। बट ईसा का शॉक फेस देखकर इबो ने हकलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, क्या मैं तुम्हें डरा दिया? हाँ, ये कहते हुए वो बस रेस्टलेसली ईसा के कपड़ों को ठीक कर रहा था, उसके फेस की तरफ देख रहा था, उसके बालों को ठीक कर रहा था। ये कहो ईसा से बस नजरें चुरा रहा था, क्योंकि जिस इंटेंस निगाहों से ईसा इबो की तरफ देख रहा था, इबो को थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था। इबो की सारी हरकतों को देखकर ईसा ने एकाएक इबो के हाथों को पकड़ा, थोड़ा रोकते हुए कहा, डाडा। इबो एकदम से थम गया ईसा की आवाज़ सुनकर। उसने ईसा की तरफ देखा। ईसा ने कहा, आप रो रहे हो? इबो ने कहा, क्या? इबो को महसूस ही नहीं हुआ था कि उसकी आंखों से कब आंसू लुढ़क गए हैं। ईसा ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों को इबो के गालों के पास किया एंड देन उसकी आंखों के कोनों पर जो आंसू ठहरा हुआ था उसे अपनी उंगली में पकड़ते हुए उसने इबो की तरफ दिखाते हुए कहा, लुक, आप रो रहे हो, आपके टीयर्स। इबो ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं रो रहा। ये कहते हुए वो अपने आंसू को जल्दी से पोंछने लगता है ताकि ईसा को कोई घबराहट ना हो या कोई टेंशन ना हो। वहीं ईसा और इबो को इस तरीके से देखकर यूजा ने पाउट करते हुए कहा, काका। ये कहते हुए वो ईसा के करीब आता है एंड उसके कान में कुछ विस्पर करता है। वही दूसरी तरफ इबो सिर्फ अपने आंसू को पोंछ रहा था। पता नहीं क्यों आज सुबह से उसे कुछ ज़्यादा ही इमोशनल फील हो रहा है। रह रहकर पता नहीं पुराने इंसिडेंट क्यों उसकी माइंड के ऊपर हावी हो रहा है, इसीलिए वो अपने इमोशंस में जैसे डूब गया था। वही दूसरी तरफ यूजा ने धीरे से ईसा के कान में विस्पर करते हुए कहा, डाटा सैड है। ईसा ने यूसा की तरफ देखा एंड देन फिर इबो की तरफ देखा। सच में इबो का चेहरा आज बहुत सैड लग रहा था। ईसा के मन में जैसे कुछ हुआ हो इबो को इस तरीके से देखकर, उसकी आंखों में आंसू देखकर। एंड अगले ही पल वो इबो के पास जाता है। इबो अपनी दुनिया में जैसे खोया हुआ था और 2 छोटे हाथों ने उसे बस घेर लिया। ईसा ने इबो को हक करते हुए कहा, डोंट क्राई।
ईबो ने ईजा को देखा एंड देन योजा को। वहीं दूसरी तरफ योजा सिर्फ ईबो को देखकर एक मुस्कुराहट दे रहा था और वहीं ईजा सिर्फ ईबो के बाहों से लिपट गया था। ईबो ने भी सिर्फ ईजा को हक कर लिया, कसकर हक कर लिया एंड देन अपनी दूसरी बाहों को खोला ताकि वो योजा को अपने पास बुला सके। एंड जैसे ही योजा को ईबो का इशारा मिला वो भी भाग कर बस ईबो के पास जाता है एंड अगले ही सेकंड वो भी ईबो की बाहों में था। उन दोनों बच्चों को अपनी बाहों में लेकर शायद ईबो को थोड़ा सुकून आ रहा था। वो लोग कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। ईजा ने ईबो के कान में दोबारा से विस्पर करते हुए कहा, डोंट क्राई, आई नो आप डैड को मिस कर रहे हो ना। ईबो की आंखों से फिर से आंसू निकल आए थे। वो सिर्फ ईजा के गर्दन में अपने सर को छिपा लेता है। कुछ देर बाद ईजा ने ईबो के कान में विस्पर करते हुए कहा, डैड जल्दी वापस आएंगे। डाडा डोंट बी सैड, डैड आएंगे। आई नो डैड आएंगे। ईबो ने सिर्फ ईजा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ जान कहा आएंगे। आई बिलीव ही विल बैक सून, आई विल बैक सून बेबी, ही विल बैक। ये कहते हुए बस ईजा और योजा को गले लगा लेता है। कुछ देर के लिए वो लोग ऐसे ही रहते हैं। फाइनली ईबो ने अपने आंसू को थामा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया एंड ईजा और योजा को खुद से अलग करते हुए कहा, हो इमोशनल ईबो, खैर आई एम सॉरी, मैंने सब बच्चों को बस सैड कर दिया। हम लोग यहाँ मस्ती करने आए हैं, मस्ती, ओके, नो रोना धोना। एंड जानका जल्दी वापस आएंगे। आई बिलीव इट चैम्प। ठीक है, तो उसने योजा को हाई फाई किया एंड ईजा को भी हाई फाई किया। अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को लीगोस चाहिए ना, मैं तुम लोग के लिए बेस्ट सेट लेकर आता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, तो वो भागता हुआ सेक्शन में जाता है, वहाँ से काफी सारे लीगोस के बॉक्स उठाकर ईजा और योजा के सामने लाकर रख देता है एंड देन उनकी तरफ देखते हुए कहता है, चूज whatever you like, whatever you want, जो भी बॉक्स तुम्हें चाहिए सिर्फ चूज करो, ओके। ठीक है, तो वो उन दोनों की तरफ देख लेता है। ईसा ने कहा, इतने सारे, ईबो ने कहा, इतने सारे नहीं बेबी, जो भी तुम्हें चाहिए सिर्फ चूज करो। एंड मैं उस सेक्शन में हूँ, जानका के लिए कुछ बुक्स परचेस करने जा रहा हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं पर खड़े होकर चूज करना, ठीक है। मेरी निगाह तुम दोनों के ऊपर ही है। ईसा ने कहा, पर ईबो ने कहा, मैं यहीं हूँ, सामने, तुम्हारे जस्ट सामने। ठीक है, तो वो सामने की तरफ इशारा करने लगा। ईसा ने कहा, ओके अंकल। ठीक है, तो वो ईबो का अजीब से बर्ताव को जैसे कि समझने की कोशिश कर रहा था। भाई ईबो सिर्फ उन दोनों की तरफ देखता है, एक स्माइल देता है एंड उस सेक्शन में भाग जाता है जहाँ पर बुक्स रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था ईबो जैसे सब चीज़ों से भाग रहा है, खुद को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी आंखों से फिर से अगर आंसू निकले तो बच्चे और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग ईबो वांट। वो बस सिर्फ बच्चों को खुश रखना चाहता है, वो उन्हें कोई बाहरी चिंता या टेंशन नहीं देना चाहता है। वो सब कुछ हैंडल कर सकता है, सिर्फ अपने इस ओवर इमोशनल बिहेवियर के लिए उसे थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ईबो साइड कॉर्नर में खड़ा हो जाता है। वो बीच बीच में ईजा और योजा को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईजा और योजा कुछ पल के लिए ईबो को देखते हैं एंड देन योजा ने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड काका। ईजा ने तुरंत योजा की तरफ देखा एंड देन उसके फेस की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, आई थिंक डाडा ना बुक लेने गए हैं डैड के लिए। यू नो ना, डैड को बुक कितनी ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक वो वही लेने गए हैं। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कम ऑन, इसमें से चूज करो कौन सा बॉक्स तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो वो योजा को जैसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। योजा ने ईजा की तरफ देखा एंड देन ईबो की तरफ, देन फिर फाइनली उसने अपने गागा की बात को माना एंड देन वो उस बॉक्स की तरफ अपनी स्पार्कलिंग आइज से देखने लगा। वहीं ईजा बीच बीच में योजा की तरफ देख रहा था और बीच बीच में ईबो की तरफ देख रहा था, जो वहीं बुक सेक्शन में खड़ा हुआ था। ईजा ने गहरी सांस ली एंड देन अपने मन में कुछ विस्पर किया, जैसे कि कम बैक सून। वहीं दूसरी तरफ ईबो फाइनली एक गहरी सांस लेता है। अब वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया था। उसने ईजा और योजा की तरफ देखा, जो ऑलरेडी अपनी दुनिया में जैसे कहीं खो गए थे। अब ईबो ने भी उन सभी बुक सेक्शन के अंदर देखना शुरू किया। वो सच में यहाँ जान के लिए एक बुक सिलेक्ट करने आया है, बिकॉज ही नो कि जान को बुक्स कितनी ज़्यादा पसंद है। इसीलिए वो जान के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ बुक्स चूज़ कर रहा है, क्योंकि हर रोज़ रात को बैठकर वो जान के पास बैठकर बुक पढ़ता है। वो जान के लिए स्टोरीज सुनाता है, उनके लिए नॉवल पढ़ता है, जो कुछ भी जान के टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। इससे ये होता है, एक तो वो खुद जान की थिंकिंग्स को, उसके आइडियोलॉजी को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो को भी उन बुक्स के अंदर झांक कर कुछ और बेहतर तरीके से सिचुएशन को समझने का मौका मिलता है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, इसलिए ईबो और ज़्यादा ध्यान से बुक्स सिलेक्ट करने लगा। वहीं एकाएक योजा का हाथ ईजा के हाथ से छूट जाता है। ईजा ने कहा, हे कहाँ जा रहे हो। योजा ने कहा, 1 मिनट गागा, आई विल बैक। ठीक है, तो वो अपने छोटे कदमों से आगे बढ़ गया था। ईजा ने कहा, योजा कहाँ जा रहे हो, डाडा गुस्सा करेंगे। ठीक है, तो वो योजा की तरफ भागने लगा। वही तरफ योजा फुदक कर उस टॉय सेक्शन में पहुंच गया था, जहाँ पर बहुत सारे टॉयज रखे हुए थे, स्पेशली वो टॉयज डक, जिसको देखकर बहुत देर से योजा के आगे चमक रही थी। फाइनली जब वो खुद को रोक नहीं पाया तो हियर ही इज। योजा ने चिल्लाते हुए कहा, लुक गागा। ईजा ने योजा की तरफ देखते हुए कहा, यू नॉटी, आई विल टेल यू ना, डाडा गुस्सा करेंगे। Why will you run? हाँ, why will you? ठीक है, तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगा, पर एकाएक योजा की किसी स्माइल देखकर ईजा ठहर जाता है। ईजा ने कहा, योजा ने कहा, गागा आई एम सॉरी, बट लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज, लुक हाउ क्यूट इट इज। ठीक है, तो उसने 2-3 डक्स उठा ली थी। वहीं ईजा ने जैसे योजा की आंखों में देखा, उसका सारा गुस्सा कहीं काफुर हो गया। उसने योजा की तरफ देखते हुए कहा, फिर भी तुम्हें मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। योजा ने कहा, आई एम सॉरी गागा, बट आई वांट दिस, लुक कितनी क्यूट एंड फनी है ये। लुक, ये डाडा की तरह लग रहा है ना, लुक। ये कहते हुए वो उस डक को ईजा को दिखाने लगा। ईजा ने योजा की तरफ अपनी नैरो आइज की, उसने कहा, क्या कहा तुमने। योजा ने कहा, ये डाडा की तरह लग रहा है, लुक डाडा की तरह। ये कहते हुए वो जैसे कि ईबो के फेस को एक्ट कर रहा हो, और कहीं ना कहीं उस डक का चेहरा ईबो की तरह लग भी रहा था।
एंड ये देखकर ईसा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बस गिगल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यूसा भी गिगल कर रहा था और इन सब से दूर ईबो अपनी दुनिया में जैसे खोया हुआ था। लेकिन अगले ही सेकंड वो बाहर आ जाता है क्योंकि उसे उसकी फेवरेट बुक मिल गई थी। उसने उस बुक को उस सेक्शन में से बाहर निकाला, कुछ देर के लिए उसको रीड किया एंड देन फाइनली उसने ईसा और यूसा के साथ देखा। लेकिन जैसे ही उस सेक्शन में उसने देखा, एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई क्योंकि जहाँ ईसा और यूसा कुछ देर पहले खड़े हुए थे वहाँ कोई नहीं था। ईबो भाग कर वहाँ जाता है। उसने आवाज़ लगाते हुए इधर उधर देखा पर पूरा कॉरिडोर खाली था। उसका दिल बहुत तेज से धड़कने लगा। उसने कहा ईसा, यूसा, ईसा। सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ईबो इधर उधर देखने लगता है। वो अंदर भी जाता है पर अंदर भी कोई नहीं था। अभी भी वही लीगोस के साथ पड़े हुए थे पर बच्चे कहीं नहीं थे। और इस चीज़ ने जैसे ईबो की सांसें थाम दी हूँ, उसका पूरा शरीर से एक पल के लिए ठंडा पड़ गया, बिल्कुल ठंडा। वो बस इधर उधर डर में देखने लगा। वो अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था पर पैर जैसे जम गए थे। उसने फिर से अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज किया। उसने कांपते हुए कहा ईसा, ईसा, योसा, कहाँ हो तुम? हाँ बेबी, कहाँ हो तुम? ठीक है, तुम्हें फाइनली वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है एंड उस आगे की दिशा में दौड़ने लगता है जैसे कि वो बच्चे को बस प्यासे की तरह ढूंढ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ ईसा और यूसा अपनी दुनिया में जैसे खोए हुए थे। ईसा ने कहा ओके ओके, ये बहुत हो गया, जल्दी चलो वरना डाटा गुस्सा करेंगे। कम, ठीक है। तो उसने यूसा का हाथ पकड़ा एंड उसे खींच कर उस डायरेक्शन में ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो उसी डायरेक्शन में भाग रहा था एंड एट लास्ट वो ईसा और यूसा को अपने सामने देखता है जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए ईबो की तरफ बढ़ रहे थे। ईबो की पैर जैसे लड़खड़ा जाते हैं। वो बस साइड में रखी हुई रैक का सहारा लेता है और अपने आप को जैसे थामने की कोशिश करता है। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। न जाने कितने सारे ख्याल उस कुछ सेकंड में ईबो के दिमाग में आ गए थे जब उसने बच्चों को नहीं देखा था। पर फाइनली दे आर हियर। वहीं दूसरी तरफ ईसा और यूसा ईबो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ईबो को इस तरीके से देखकर यूसा को टेंशन हो गई थी। ईसा को भी। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा डाडा, आई एम सॉरी, हम बस लौट रहे थे। वो बस योसा को कुछ पसंद आ गया था ना, दैट्स वाई। आप डर गए हो क्या? आई एम सॉरी। ठीक है। तो ईसा कंटिन्यूसली सॉरी बोलने लगा। वहीं ईबो को महसूस हो गया था कि ईसा सच में डरा हुआ है, इसलिए उसने अपनी आंखों को खोला एंड ईसा और यूसा के सामने खुद को बैठाते हुए कहा तुम लोग मेरी जान लेकर आओगे, सच में मेरी जान लेकर आओगे। मैं तुमसे कहा था ना मेरी आंखों के सामने से कहीं मत जाना। ईसा ने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा आई एम सॉरी डाडा। वहीं यूसा ने भी अपने कानों को पकड़ते हुए कहा आई एम सॉरी डाडा, आई एम सॉरी। गगा नहीं जाना चाहते थे, वो मेरी वजह से गए बिकॉज आई वॉन्ट दिस। डोंट एंग्री ऑन काका प्लीज टाटा। ठीक है। तो वे इनोसेंटली यूसा सिर्फ वो से प्लीड कर रहा था और उसकी ऐसी आंखें और चेहरा देखकर एक वो बस मेल्ट हो जाता है। उसने अपनी आंखों को बंद किया, दोनों बच्चों को कंधों से पकड़ा एंड देन बस अपना सर झुका लिया उनके सामने क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इन दोनों से क्या कहे। क्या कहे। ये बेहतर है कि वो खुद को सेटल डाउन कर ले। मैं दूसरी तरफ ईसा और यूसा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यूसा ने कहा डाडा आप अपसेट हो? ईबो ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ईसा ने कहा आप एंग्री हो? ईबो ने पाउट बनाते हुए ईसा की तरफ देखा एंड देन कहा तुम्हें क्या लगता है? ईसा ने कहा हो शायद, बट आई एम सॉरी, आगे से हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बस यहीं गए थे, थोड़ा सा दूर। ईबो ने कहा ओके कहीं भी जाओ बट मुझे बता कर जाओ, इट्स नॉट सेफ फॉर यू बेबी। ये जगह हम लोगों के लिए थोड़ी सी अलग है ना, हम लोग बहुत कम यहाँ आते हैं, तो कभी भी कहीं भी जाना हो ईसा ने कहा आपको बता के जाएंगे, डोंट वरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी वन लास्ट टाइम। ठीक है। तो ईसा बहुत इनोसेंटली ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने सिर्फ नोट किया। तभी यूसा ने चहकते हुए कहा लुक टाटा, हमने क्या खरीदा, बिल्कुल आपके जैसा। ठीक है। तो वो अपनी छोटी सी डक को ईबो के सामने दिखाने लगा। ईबो ने कहा एकदम से तिरछी हो गई। उसने कहा मेरे जैसा? ठीक है। तो वो उस छोटी सी डक को देखने लगा पर वो रबर डॉल ईबो को किसी भी एंगल से अपने जैसी नहीं लग रही थी। वो यूसा के उन छोटे छोटे हाथों से उस डक को लेता है एंड उसे फिर से एग्जामिन करता है पर जवाब अब भी वही था। वो डक ईबो को किसी भी एंगल से अपनी जैसी नहीं लग रही थी क्योंकि वो अपना चेहरा खुद जो नहीं देख सकता था क्योंकि इस वक्त सच में ईबो का चेहरा उस डक के जैसा ही मिल रहा था और ये चीज़ उन दोनों बच्चों के चेहरों पर हंसी लाने के लिए काफ़ी थी। दोनों आपस में गिगल कर रहे थे। वही ईबो ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा यू लिटिल शैतान, तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो ना, मैं कहाँ से इस डक की तरह लगता हूँ? ठीक है। तो ईबो ने उस डक को अपने साइड में रखा एंड देन उन दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहा मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना चार्मिंग हूँ, तुम्हें पता है दलान वांग ईबो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा हैंडसम है, चाइना का नंबर 1 प्रिंस है एंड तुम मेरी कंपैरिजन इस छोटी सी डक से कर रहे हो, वो भी प्लास्टिक के टॉय से। तुम लोग भी ना। लेकिन तो वो सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंगली उन दोनों तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बच्चे सिर्फ हंस रहे थे। यूसा ने कहा डैड यू डोंट नो बट यू लुक लाइक इट। ये तो वो गिगल करने लगा। ईबो ने कहा तुम दोनों भी ना, कम ऑन चलो, तुम लोग की शॉपिंग हो गई? यूसा ने कहा हाँ डैड, मैंने वो वाला लीगो सेट चूज किया है एंड आई वांट दिस डक टू। ईबो ने यूसा के बाल रफल करते हुए कहा क्यों, क्योंकि ये मेरी तरह दिखती है? यूसा ने कहा यस। ईबो ने कहा ओके व्हाट यू वांट। इसके बाद उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा एंड यू लिटिल चैम्प, तुम्हें क्या चाहिए? ईसा ने कहा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ईबो ने कहा हे ऐसा नहीं चलेगा, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदना ही होगा, कम ऑन। कैसा होगा हम स्टफ टॉय सेक्शन में चले? मैं जानता हूँ तुम्हें स्टफ टॉयज बहुत पसंद है ना एंड यहाँ पर न्यू कलेक्शन आया हुआ है, तो कम ऑन मेरे साथ। ठीक है। तो वो दोनों बच्चों को स्टफ टॉय सेक्शन में ले आता है एंड जैसे ही ईसा ने उन स्टफ टॉयज को देखा उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा डाडा आई वांट दैट मनी। ईबो ने कहा मैं जानता था, जाओ कम ऑन चूज कर आओ अपने लिए। ठीक है। तो वो ईसा का हाथ छोड़ देता है एंड अगले पर ईसा दौड़ता हुआ सामने जाता है एंड वहाँ से
बड़ा सा बनी टॉय उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठा रहा था उसकी निगाहें पीछे जाकर अटक जाती हैं। इबो ने कहा, हाँ तो तुम्हें ये पसंद है? ठीक है, तो वही इबो भी ईसा के हाथ में रखे हुए उस खिलौने की तरफ देखने लगा, पर अगले ही पल ईसा उसे छोड़ देता है एंड देन आगे बढ़ जाता है। इबो ने कहा, हे क्या हुआ, तुम्हें तो ये पसंद था ना? लेकिन ईसा ने कहा, नो आई वांट दिस। ये क्या हुए? वो एक जगह रुक जाता है। इबो ने कहा, क्या? ये क्या हुए? वो भी वहाँ क्यूरियोसिटी से देखने लगता है एंड कुछ सेकंड के लिए उसकी निगाहें भी जैसे वहाँ ठहर जाती हैं। ईसा ने वहाँ से एक छोटे से बनी टॉय को उठाया एंड देन इबो की तरफ देखते हुए कहा, आई वांट दिस डॉक्टर बनी, प्लीज डैड, क्या हम ले सकते हैं? इबो ने एक पल के लिए ब्लिंक किया, 2 पल के लिए ब्लिंक किया एंड देन कुछ पल के लिए वो उस टॉय की तरफ देखने लगा। उसने ईसा के हाथ में से उस टॉय को उठाया एंड देन ईसा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ये चाहिए? ईसा ने कहा, हाँ ये डॉक्टर बनी, मेरे पास डॉक्टर बनी नहीं है। लोग कितना क्यूट लग रहा है ना, मुझे भी ये लेना है। अभी मुझे भी इसकी तरह बनना है, एक डॉक्टर। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? ईसा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, डैड को डॉक्टर की जरूरत है ना, तो आई ऑल्सो बिकम अ डॉक्टर, एक अच्छा वाला डॉक्टर। दादा, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? क्या मैं डैड को ठीक कर सकता हूँ? हाँ, बड़ा होके मैं डॉक्टर बनूंगा एंड देन फिर मैं डैड को ठीक कर दूंगा, बहुत जल्द मैं डैड को ठीक कर दूंगा, फिर आपको सैड होने की जरूरत नहीं है, डैड ठीक हो जाएंगे, दादा डैड ठीक हो जाएंगे, है ना? ठीक है, तो ईसा सिर्फ बोल रहा था, बस से लड़खड़ा गया। वो ईसा के सामने बैठ जाता है, एक बार फिर से वो ईसा को बस हक कर लेता है। एक ये डॉक्टर वाली कॉस्ट्यूम देखकर पता नहीं क्यों इबो को फिर से जहान की याद आ गई। वो सर्जन वाले कॉस्ट्यूम में जब इबो ने जहान को फर्स्ट टाइम देखा था, वो मैस्मराइज हो गया था। जहान अपने प्रोफेशन को वर्शिप करता था, उसे डॉक्टरी से प्यार था। जब भी वो लोगों का इलाज करता था तो इबो जहान की आंखों में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन दिखता था, भूख देखता था। पर अब सब खामोश है। इस दुनिया ने जहान से सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। और आज उनका बेटा भी उससे प्रोफेशन में जाने की बात कर रहा है। इस छोटे बच्चे को पता भी है कि उसके डैड कितने बड़े डॉक्टर थे, उसके डैड कौन है, और ये जानता भी है कि डॉक्टरी क्या होती है, या फिर सानगा के जीन्स बोल रहे हैं। इबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस ईसा को गले लगाए रहता है। वहीं दूसरी तरफ ईसा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, डाडा क्या फिर से रो रहे हो? हाँ, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू क्राइंग? आज आप मॉर्निंग से ही रो रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, आप नहीं चाहते मैं डॉक्टर बनूं? हाँ, यू डोंट वांट दैट। बट अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो फिर वान अंकल को बार बार नहीं आना होगा ना, मैं ही डैड का ख्याल रख लूंगा। इबो ने कहा, तो उसका मतलब मुझे भी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इबो ने अपनी नोज को साफ किया। ईसा ने कहा, क्या? इबो ने कहा, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स लगेंगे तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए। ईसा ने कहा, ये बहुत लंबा वक्त होता है। इबो ने कहा, बहुत लंबा, इतने में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। जानका के बगैर मैं कैसे छिपाऊंगा 25 साल बेबी, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, हमें तो जानका को जल्दी जल्दी उठाना है ना। हाँ, इतना वक्त नहीं है, क्योंकि अगर 25 साल और इंतजार मैंने किया ना तो आई स्वेयर मैं मर जाऊंगा। ईसा ने कहा, तो मैं जल्दी बन जाऊंगा डॉक्टर। हाँ, आपका ही मत जाना अंकल, आपका ही मत जाना, मैं जल्दी डॉक्टर बन जाऊंगा, डैड को जल्दी ठीक करूंगा एंड देन फिर हम लोग एक साथ रह के हैप्पी फैमिली की तरह। हाँ, ये ठीक रहेगा ना? यूजा ने भी उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हुए कहा, गगा वांट टू अ डॉक्टर, आई आल्सो बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर। ठीक है, तो वो एक ही शब्द को दोहराने लगता है। इबो ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों मेरी जान ले लोगे। ठीक है, जिसको जो बनना हो बन जाना, डॉक्टर नहीं सर्जन बनना, एंड तुम एस्ट्रोनॉट बनना। हाँ, तुम सब कुछ बन जाना, एंड मैं बनूंगा तुम्हारा परफेक्ट डैड जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो वो उन दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है। ईसा ने कहा, आप डैड नहीं बन सकते? इबो ने कहा, क्यों नहीं बन सकता? ईसा ने कहा, क्योंकि डैड है। इबो ने कहा, यू नॉट टिकट, तुम्हें नहीं पता मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। ठीक है, तो उसने सॉफ्टली ईसा के फोरहेड पर किस किया। ईसा कंफ्यूज हो गया, उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? इबो ने कहा, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, चलो डैड के पास चला है ना, बहुत सारी शॉपिंग हो गई, इंसान का घर पर अकेले हैं, हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, तो वो दोनों को बस अपनी गोद में उठाकर उनसे बातें करता हुआ फाइनली रिसेप्शन पर आ गया था। वो बच्चों को नीचे उतारता है एंड देन रिसेप्शन पर पेमेंट करने खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईसा और यूजा आपस इधर उधर देखने लगते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी ईसा की निगाहें सामने कांच के दरवाजे के बाहर जाती हैं। यहाँ एक फैमिली खड़े होकर आपस में मस्ती कर रही थी। वो लोग एक बेंच पर बैठे हुए थे, 2 बच्चे उनके सामने खेल रहे थे, उनके हाथ में उनका आइसक्रीम कोन था, वो आपस में गिगल कर रहे थे। उनके हैप्पी फेस को देखकर एक ईसा बस वहीं देखने लगता है। बहुत देर तक वो ऐसे ही देखता रहता है। यूजा भी उसका हाथ पकड़कर बस सामने की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ इबो फाइनली अपना बिल पे कर देता है एंड देन उसने दोनों बच्चों की तरफ देखा। दोनों इतना शांत खड़े हुए थे, एक बार इबो भी चौंक गया। उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, हे सब कुछ ठीक तो है? ठीक है, तो वो ईसा का हाथ पकड़ता है, पर ईसा अभी भी सामने ही देख रहा था। इबो ने भी ईसा की निगाहों का पीछा किया एंड देन वो भी उस छोटी सी फैमिली को देखने लगता है, जो देखने में सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इबो ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, हे चैम, सब कुछ ठीक तो है? ईसा का चैन जैसे टूटा हो, उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ डाडा, सब ठीक है, हाँ हम चले? इबो ने कहा, चलो। ठीक है, तो उसने ईसा को गोद में उठा लिया था, यूसा को भी गोद में उठा लिया एक बार फिर से, और दोनों बच्चों ने सिर्फ थक कर अपना सर इबो के कंधे पर रख लिया था। दोनों बस सामने की तरफ देख रहे थे उस सीनरी को अपने पीछे से। वहीं दूसरी तरफ इबो ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सीनरी कहीं ना कहीं उसके दिल को भी थोड़ा सा जैसे डिस्टर्ब कर गई थी।
एट लास्ट वो सारा सामान अपनी कार में पीछे रखता है एंड देन दोनों बच्चों को भी कार में आराम से बैठा देता है। फाइनली ड्राइवर सीट पर बैठकर उसने दोनों को अच्छे से सीट बेल्ट लगाई एंड उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, घर चले। ईसा और योजा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, घर चलते हैं। ईबो ने कहा। फाइनली गाड़ी घर के लिए लौट गई थी। अब लगभग 1.5 घंटे के बाद घर लौटते लौटते आराम से अब शाम हो गई थी। सूरज ढलने लग गया था, हवाएं और ज़्यादा ठंडी हो गई थी एंड गाड़ी में बच्चे कब सो गए इस बारे में उन दोनों को ही पता नहीं चला। ईबो ने फाइनली गाड़ी को अपने कोर्टयार्ड में रोका एंड जब ईसा और यूसा की तरफ देखा तो बस उसका चेहरा जैसे और ज़्यादा खिल जाता है। दोनों बच्चे बिल्कुल किसी छोटे से बॉल की तरह सिकुड़ कर एक दूसरे को गले लगाए सो रहे थे। ईबो ने कहा, सच में थक गए दोनों। उसने दरवाज़ा खोला। फाइनली वो बैक साइड में आता है। ईसा और यूसा को दरवाज़ा खोलकर अपनी गोद में उठाता है, बहुत संभाल कर, ताकि दोनों जाग ना जाए एंड उसके बाद वो घर की तरफ जाता है। अपने पैंट पॉकेट से जैसे जैसे कर चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोलता है। घर के अंदर आता है। घर पूरी तरीके से शांत था, हर तरफ सिर्फ डिम लाइट जली हुई थी। ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एटलीस्ट वान ने घर के अंदर लाइट तो जलाकर रखी। वहीं दूसरी तरफ वान जहान के रूम से बाहर आता है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हे। ईबो ने कहा, हाय, आप अभी तक हैं? वान ने कहा, हाँ बस तुम्हें देखा खिड़की से तो आ गया। बच्चे सो गए हैं? ईबो ने कहा, हाँ दोनों सो गए, बहुत थक गए थे ना, मैंने रूम में सुला कर आता हूँ। वान ने कहा, हाँ सुला कर आ जाओ, मैंने कुछ बनाया है, बच्चों के लिए भी बनाया था पर आई थिंक। ईबो ने कहा, वान कहा, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं आकर बना लेता ना, आपने बेकारी खुद को परेशान किया है। तो वो आगे बढ़ रहा था। वान दरवाज़ा खोलता है एंड देन ईबो बहुत ध्यान से आराम से दोनों बच्चों को बेड में बस सुला देता है एंड देन उसके बाद ब्लैंकेट्स कवर करते हुए उसने वान की तरफ देखते हुए कहा, आपने ये क्यों किया? वान ने कहा, बाहर चलकर बात करते हैं, कम ऑन, वरना बेबी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ईबो ने कहा, हाँ चलता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो वो दौड़ता हुआ जाता है। ईसा और योजा के पैरों में से उनके शूज़ निकालता है, कैप उठाता है, उस टाइट सी जैकेट को उतार कर साइड में रखता है एंड दोनों बच्चों को फाइनली आराम से उस कंफर्ट के अंदर सुलाने के बाद उसने वान की तरफ देखते हुए कहा, आप चल सकते हैं। वान सिर्फ ईबो को मेस्मराइजिंग आई से दिख रहा था। फाइनली वो नोट करता है एंड दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, टायरिंग डे हाँ? ईबो ने कहा, हाँ बहुत टायरिंग है। वान ने कहा, जाओ मुँह हाथ धोकर आओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दिया है, हम फिर बैठ के खाना खाते हैं। ईबो ने कहा, आपको सच में करने की? वान ने कहा, ईबो ने कहा, ओके ठीक है मैं आता हूँ। एंड जान का वान ने कहा, हाँ वो ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज। ईबो ने कहा, मैं जानता हूँ, आई मीन हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, तो ईबो फाइनली जान के कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं वान सिर्फ ईबो को जाता हुआ दिखता है एंड देन बस चेयर पर बैठ जाता है एंड लगभग आधे घंटे के बाद ईबो और वान बस टेबल पर बैठकर शांति से खाना खा रहे थे। बहुत देर से हुआन कुछ कहने का जैसे स्ट्रगल कर रहा था एंड ईबो भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर सकता था। फाइनली जब उसने थोड़ा अपना कंट्रोल लूज किया तो उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, हुआन गा, आप जानते हैं ना आप कुछ भी कह सकते हैं। हुआन ने कहा, क्या इतना ऑब्वियस था? ईबो ने कहा, फॉर गॉड सेक सब कुछ बहुत ऑब्वियस है और मैं आपको पढ़ सकता हूँ, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ईबो ने फाइनली चॉपस्टिक रख दी थी एंड देन वो हुआन की तरफ देखने लगा। हुआन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आई मीन मैंने जान को चेक किया था। ईबो का एकदम से सांस अटक जाती है। उसने कहा, क्या कुछ गड़बड़ है? हुआन ने कहा, हे ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आई मीन ईबो ने कहा, फिर आई मीन कोई दिक्कत नहीं तो फिर? हुआन ने कहा, बस ये है कि ऑलमोस्ट 6 महीने होने को आए हैं एंड जान अभी तक जागा नहीं है एंड बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से आई मीन बेड पर रहने से जान की बॉडी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है बट वो एकदम सांसें अटक जाती है। उसने कहा, बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है? आई मीन क्या होगा जानका को? सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? अगर और कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कोई और मशीन चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं यहाँ सब कुछ अरेंज करवा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, कोई भी चीज़ कहीं से भी लानी होगी मैं यहाँ अरेंज करवा दूंगा, हाँ बस मुझे बताइए। हुआन ने कहा, हे शांत, काम डाउन, मैं समझ सकता हूँ, आई मीन ठीक है, बस तुम समझ सकते हो ना, बहुत लंबे वक्त से हम कहीं एक ही जगह पर लेटे रहे तो बॉडी में रैशेस वगैरह आना। ईबो ने कहा, पर अभी तो जानका को ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उन्हें कल ही क्लीन किया था तो मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, उनकी बॉडी फिट एंड फाइन है, एवरीथिंग इज। हुआन ने कहा, हाँ अभी है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आगे, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ख्याल रखो। अगर तुम चाहो तो मैं एक नर्स यहाँ पर भिजवा दूंगी जो जानका अच्छे से क्लीनिंग कर सकती है। ईबो ने कहा, क्या आपको डाउट है? मैं जानका को अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ वानगा, किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ आई कैन डू इच एंड एवरीथिंग, अगर कुछ और सीखना है तो आप मुझे बताइए। मैं जानका की मसाज भी करता हूँ, उनके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठ कर उनके पैरों की अच्छे से मसाज करता हूँ, उनके हाथों की भी। और मुझे कोई तकलीफ आई मीन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे सिखा सकते हैं। नर्स ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ईबो को इस तरीके से बोलते हुए देखकर वान बस चुप हो जाता है। वो बस ईबो को एक टक देखने लगता है। वही ईबो वान को बस सिर्फ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। वान ने कुछ ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद की थी पर अभी लगता है ईबो को ज़्यादा पुश करना ठीक नहीं होगा और वैसे भी कुछ सिम्टम्स नज़र नहीं आए हैं, ये सिर्फ वान का डाउट है। वान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ओके ठीक है, मैं हाउसवान से इस बारे में बात करता हूँ एंड देन हम जान की कुछ और ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए तुम उसका जैसे ख्याल रख लो वैसे ही रखो। ईबो ने कहा, नहीं आप मुझसे। वान ने कहा, नहीं वो ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सिर्फ अभी मेरे डाउट है, मैं हाउसवान के साथ डिस्कस करूंगा देन आई विल टेल यू। ईबो ने कहा,
ओके ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये कहते हुए बस वहां की तरफ देखने लगा। एक बार फिर से टेबल शांत हो जाता है। दोनों अपना अपना डिनर करने लगते हैं। वो पता लगा कि दोनों का ही मन अब खाने से उठ गया था। अब लगभग एक हफ्ते के बाद जब से हुआन गया है, ये वो और ज़्यादा टेंशन में आ गया है। हुसैन की और ज़्यादा परवाह करने लग गया है। हुसैन की बॉडी को और ज़्यादा अच्छे से क्लीन करने लग गया है। इनफैक्ट और ज़्यादा ध्यान से हुसैन की बॉडी की केयर करने लग गया है। उसे अच्छे से स्पॉन्ज बाथ देना एंड देन अच्छे से उसके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मसाज देना। घंटों बैठकर ये वो बस हुसैन की बॉडी को अच्छे से मसाज देने लगता था, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करता था। और ये चीज़ धीरे धीरे गरीबों के सर पर जैसे हावी हो रही थी। जान की सेहत का ख्याल रखने के लिए वो जैसे अपनी सेहत को भूलता ही जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे और ज़्यादा काले घेरे होने शुरू हो गए थे। उसका वजन और ज़्यादा कम धीरे धीरे और कम होता जा रहा था। नींदें कम हो गई थी। वो बस दिन रात जान की केयर में ही लगा रहता था। एक नाइटमेयर की तरह धीरे धीरे किसान की सेहत अब उसके ऊपर हावी हो रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, इबो की चिंता परवाह और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सवाल बार बार उसके मन में कौन रहा था कि अगर जान नहीं जागा तो। ये सवाल जैसे उसके लिए नाइटमेयर बन गया था। उसका विश्वास धीरे धीरे डगमगा रहा था। घर जो पहले चहक रहा था वो धीरे धीरे शांत हो रहा था। ईजा योजा भी घर के अंदर उसके टेंशन को भांप रहे थे। और ये माहौल बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं था। ये वो ये समझ रहा था। उसे पता नहीं क्यों अपने फैसले पर डाउट हो रहा था जान को यहाँ लाने के लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि काश अगर जान हॉस्पिटल में रहता तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से ठीक हो पाता। हुआन शायद ठीक है कह रहा था। जान को सच में मेडिकल की ज़रूरत है, अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इबो थोड़ी एक्सपर्ट है। इबो को तो पता भी नहीं है, डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे ये भी नहीं पता कि नर्सिंग कैसे की जाती है। वो तो बस अपनी जिद में जान की नर्सिंग कर रहा है। अगर उससे कोई गलती हो गई तो अगर उसकी वजह से जान कभी नहीं जागा तो ये सारे ख्याल, सारी नेगेटिविटी इबो के दिमाग पर जैसे धीरे धीरे कर हावी हो रही थी। अब लगभग 1 महीना और गुजर जाता है और ये एक स्पेशल मंथ था, ईसा का बर्थडे मंथ। बात अलग है कि इसमें कुछ स्पेशल जैसा नहीं था। घर का माहौल बहुत डिप्रेसिंग था। वो जैसे पैरानॉइड हो गया था। वो मिनट मिनट पर जैसे डर जाता था, घबरा जाता था। उसकी नींदें बहुत कम हो गई थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर। उसे बस एक ही चीज़ से खाई जा रही थी। धीरे धीरे कर जो हुआन ने कहा था वैसा इबो को जान की बॉडी पर नजर आ रहा था। कुछ छोटे छोटे रैशेस, लेकिन वो सिर्फ उसकी बैक पर थे। पर आज जब वो जान को क्लीन कर रहा था तो एक बहुत बड़ा रैश उसे जान की लोअर शोल्डर पर नजर आता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो जैसे ऑलमोस्ट घबरा जाता है। उसने जान की बॉडी को बहुत बहुत डेलिकेटली अपने कंधे पर लिटाया एंड देन वो और ज़्यादा अच्छे से चेक करने लगा। जान की बैक पर ऐसा तो कुछ नहीं था, पर लोअर बैक की साइड में काफ़ी सारे छोटे छोटे और निशान हो रखे थे। जैसे सीपो से देख रहा था उसकी आंखों से आंसू कब लुढ़क गए, कुछ भी एहसास नहीं हुआ। जान के हैंड्स पर भी कुछ निशान थे। ये बस बचका सा होकर ये सब कुछ देखने लगता है। कुछ पल के लिए सब कुछ सुन्न हो गया था। वो जान को जैसे तैसे कर वहीं बेड पर लिटाता है, जैसे तैसे कर अपने फोन तक पहुंचता है। अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से वो नंबर डायल करता है। 2-3 रिंग के अंदर ही फाइनली हुआन ने फोन उठा लिया था। हुआन ने कहा, हेलो इबो, सब कुछ ठीक तो है? इबो ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा। हुआन का वो हुआन ने कहा, हे सब कुछ ठीक है, जान ठीक है? हुआन की आवाज के अंदर भी टेंशन थी। इबो ने कहा, हुआन का रैशेस जान की बॉडी पर रैशेस है, वही रैशेस जो आपने कहे थे। हुआन ने कहा, हे काम डाउन, मैंने सिर्फ कहा था। मुझे बताओ क्या सीन है? क्या तुम मुझे फोटो भेज सकते हो? इबो ने कहा, मैं भेजता हूँ, एक मिनट। कहते हुए वो जान के उस बॉडी पार्ट से उन ड्रेसेस की फोटो लेता है एंड देन वहान को भेज देता है। वहान ने उन फोटोज को देखा एंड उसका डर बिल्कुल सही साबित हुआ था। जान की बॉडी पर धीरे धीरे कर इन्फेक्शन फैल रहा है। उसने गहरी सांस ली। वो बस चुपचाप फोन पर सुन रहा था। उसका दिल बहुत ही से घबरा रहा था। वहान ने कहा, वो मैं तुमसे कहा था ना। इबो ने कहा, अब क्या होगा हुआन का? क्या मैंने कुछ गलती की है? हुआन ने कहा, हे तुमने कोई गलती नहीं की है। इबो ने कहा, मेरी वजह से मुझे जान का कोई यहाँ नहीं लाना चाहिए था ना। हाँ, मुझे हॉस्पिटल में ही रखना चाहिए था। सब कुछ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। हुआन का मैं जान का वापस ले आऊँगा, मैं जान का खुद ले आऊँगा। आई एम सॉरी, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। हुआन ने कहा, हे वो सब कुछ ठीक है, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ डाउट में कह रहा था एंड कोई बात नहीं। जान की बॉडी पर सिर्फ कुछ रिएक्शंस हुआ है। वो बहुत लंबे वक्त से लेटा हुआ है ना, दैन इसी वजह से वो बस इन्फेक्शन हो रहा है। तुम ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके? मैं तुम्हें कुछ दवा प्रिस्क्राइब करता हूँ। वहाँ साइड में टाउन के अंदर दवा का शॉप है ना, तो तुम वहाँ से उस दवा को ले आओ एंड देन जहाँ जहाँ जान के रशेस हो रहे हैं ना, उन रशेस पर उस दवा को लगाओ। मैं अगली फ्लाइट से वहाँ पर आ रहा हूँ। मैंने कहा, आप आ रहे हैं? वहाँ ने कहा, हाँ मुझे आना होगा ना, देखना होगा ना जान को क्या प्रॉब्लम है। हम रिस्क नहीं ले सकते ना, वो बहुत दूर है। मैंने कहा, ठीक रहेगा। हम जो आप दवा प्रिस्क्राइब करेंगे तब तक ठीक रहेगा ना? अगर आप कहेंगे तो मैं जेट बुला लेता हूँ, मैं खुद आ जाऊँगा। वहाँ ने कहा, हे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आकर जान को देखूंगा। हमें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ नहीं करना होगा, ओके? जान की बॉडी डेलिकेट है, हम इतनी जल्दी उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते, फिर बदल नहीं कर सकते। वो पहले मैं आकर सिचुएशन को हैंडल करूँगा। मैं हाउशान को अपने साथ लेकर आता हूँ, हम जान को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ओके? मैं अपनी टीम को भी लेकर आऊँगा। सब कुछ अगर अंडर कंट्रोल होगा तो वेल एंड गुड।
उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे। तब तक तुम जो प्रिस्क्राइब दवा कर रहा हूँ मैं तुम वो लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है वान का ठीक है। वान ने कहा ठीक है, टेक अ रेस्ट, टेक अ डीप ब्रेथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ओके ठीक है। तो उसने फ़ोन रख दिया था। वहीं हुआन भी सिर्फ घबरा गया था। वो तुरंत हाउसवान को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ इबो जैसे कर अपना फ़ोन अपने हाथ में देखता है एंड देन उसी दवा को देखता है जो हुआन ने अभी उसे भेजी थी। इबो ने सान की तरफ देखा एंड देन उस दवा की तरफ, फिर उसने अपने आंसू को पूछते हुए कहा, सान का सब ठीक हो जाएगा, मैं आपकी दवा लेकर आता हूँ, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है। तो वो जैसे कर कबर्ड में से एक लॉन्ग कोट बाहर निकालता है। बाहर बर्फबारी हो रही थी। इबो ने बाहर की तरफ देखा एंड देन फिर सान की तरफ देखते हुए कहा, बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, मैं बच्चों को कहाँ छोड़कर जाऊँ, अगर मैं बच्चों को छोड़कर गया तो सब कुछ मेरी गलती है, मुझे एक फर्क रखना ही चाहिए था। मैं इतना स्टबन क्यों, सब मेरी गलती है सान का, सब मेरी गलती है ठीक है। तो इबो की आंखों से आंसू निकल आए थे और वो आंसू कब लुढ़क कर सान के हाथों पर गिर गए। इस बार में इबो को कुछ एहसास नहीं हुआ। वो फिर भी अपने आंसू को पोंछता है, जान को अच्छे से टक करता है। इबो का पूरा हाथ जैसे बुखार से तप रहा था। इस बार में इबो कोई एहसास नहीं था, पर जान के शरीर पर जैसे ही वो हाथ लगा था, जान को जैसे उस गर्माहट का एहसास हुआ हो। इबो की आवाज़ जान के कानों के अंदर से गूंज रही हो। पिछले कुछ महीनों से जहान के कानों में ये आवाज़ें बहुत तेज़ गूंज रही हैं। वो बात अलग है कि वो इतनी गहरी नींद में है, यही कहो वो अपने सहन से बाहर नहीं आ पा रहा है, वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है, लेकिन वो सुन पा रहा है। इबो का वो रोना, हर रात जहान से वो बातें कहना, शिकायतें करना, ईसा की बातें को सुनना, खुआन की वो सारी बातें जहान के कानों में जैसे गूंज रही हैं। और अब जिस तरीके से इबो जहान को हाथ लगा रहा है, जहान कहीं ना कहीं जैसे फील कर पा रहा है। वहीं इबो वो लड़खड़ा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसको बुखार है, कल रात से बहुत बुखार है। वो बात अलग है कि उसने अपने बुखार को जरा भी तवज्जो नहीं दी। वो कल से जहान को ही देख रहा है, जब से उसने वो रैशेस पहली बार देखे हैं उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और अब हालत ये है कि वो को घर के बाहर जाना ही होगा। वो जान को अच्छे से टक करने के बाद रूम से बाहर निकलता है। ईसा और यूसा वही हॉल में बैठकर अपनी कलरिंग बुक में कलर कर रहे थे। जैसे ही वो वहाँ बाहर आता है कोट पहनकर, ईसा ने कहा, डाडा आप कहीं जा रहे हो क्या? ठीक है। तो वो इबो की तरफ भाग कर आता है, यूसा भी भाग कर आता है। इबो ने कहा, बेबी ठीक है। तो वो अपने आंसू को पोंछता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। बच्चों को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फर्श पर बैठते हुए कहा, जेम्स क्या तुम मेरी बात मानोगे? ईसा ने कहा, हाँ डाडा मानेंगे, क्या हुआ है? इबो ने कहा, मुझे ना अभी बाहर जाना होगा। ईसा ने कहा, पर बाहर तो बारिश हो रही है और शायद स्नोफॉल भी हो रहा है। इबो ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर जाना बहुत ज़रूरी है। ईसा ने कहा, पर क्यों, क्या डैड को कुछ हुआ है? इबो ने कहा, नहीं डैड को क्या हो रहा है, डैड तो वेल एंड गुड है, वो बस डैड की ना थोड़ी सी उनको एक मेडिसिन की ज़रूरत है और वो बस मुझे उस मेडिकल शॉप से लेकर आनी है। तुम जानते हो ना कहाँ पर है? ईसा ने कहा, पर वो तो बहुत दूर है। इबो ने कहा, वो बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, मैं बस यूँ गया और यूँ आ जाऊँगा। तुम तब तक यूसा का ख्याल रखना, डैड का ख्याल रखना। क्या मेरा चैंप मेरे लिए इतना करेगा? बेबी प्लीज़ इतना करेगा मेरे लिए? ईसा ने कहा, पर डैड, इबो ने कहा, तुम मेरे ब्रेव चाइल्ड हो, सबसे ब्रेव, आई नो तुम कर सकते हो। ईसा ने कहा, ओके ओके, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। इबो ने कहा, मैं अपना ख्याल रखूंगा चैंप, बस तुम डैड के पास रहना, ओके, उनके पास बैठना। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। ठीक है। तो उसने ईसा को बस हक कर लिया था। वही दूसरी तरफ ईसा को जैसे इबो की बॉडी महसूस होती है, उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, डाडा हाँ आप तो बहुत गर्म हो। इबो ने कहा, नहीं मैं गर्म नहीं हूँ, मैं बस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ना सानगा के पास बैठे बैठे। ईसा ने कहा, हाँ आप भी थक गए हो? एक इबो को जैसे रियलाइज़ हुआ उसने क्या कहा है, उसे समझ आ गया था ईसा ने उसके शब्दों को कैसे लिया है। इबो ने सान के बारे में भी यही कहा है कि वो थक गया है। कहीं ना कहीं ईसा को शायद डर लग गया होगा इबो की बातों से कि वो भी अगर थक गया तो। इबो ने कहा, हे मैं ऐसे थका नहीं हूँ, आई एम फिट एंड फाइन। ठीक है। तो इबो ने हंसते हुए अपना चेहरा दिखाया, पर उसकी वो चेहरे की मुस्कुराहट बहुत फीकी थी, उसका चेहरा ही बहुत फीका लग रहा था। ईसा की आंखों में जिससे कोई सेटिस्फेक्शन ना देखते हुए इबो ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, तुम ये फ़ोन अपने पास रखो, कोई भी गड़बड़ हो जस्ट कॉल मी। ईसा ने कहा, ओके अंकल। इबो ने कहा, तुम जानते हो ना कैसे कॉल करते हैं? ईसा ने इबो की तरफ देखा एंड देन फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी डाडा, आई नो, आप जाइए, मैं यूसा का ख्याल रखूंगा डैड का भी, पर जल्दी वापस आइएगा। इबो ने कहा, दैट्स लाइक माय बॉय, मैं बस यूँ गया एंड यूँ आया। ठीक है। तो फाइनली उसने अपने सर के ऊपर हैट लगाया एंड दोनों बच्चों को उस रूम में छोड़कर जहान के पास बिठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर सच में मौसम खराब था, पर इबो को अपनी कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपने जहान की परवाह थी, ईसा और यूसा की परवाह थी, और मन में सिर्फ यही ख्याल था कि उसे जल्द से जल्द वापस आना है। वहीं दूसरी तरफ ईसा यूसा जहान के पास बैठे हुए थे। यूसा अपनी कलरिंग बुक में कलर कर रहा था, वहीं ईसा सिर्फ जान को देख रहा था। वो जान के हाथ पर हाथ रखता है एंड देन बाहर की तरफ देख लगता है, खिड़की के बाहर जहाँ से लगातार बारिश हो रही थी, बर्फ गिर रही थी। तभी ईसा ने जान के तरफ देखते हुए कहा, डैड। बहुत धीमे बोला था वो, लेकिन जान के कानों में वो आवाज़ गई थी। ईसा ने कहा, डैड मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है एंड डाडा करके बाहर गए हुए हैं, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी बट वो चले गए। यूसा ने ईसा की तरफ देखा एंड देन जान की तरफ देखा, वो भी बस शांत हो गया। ईसा ने कहा, डैड बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, डाडा ठीक तो होंगे ना? हाँ यूसा, डाडा ठीक होंगे ना? यूसा बस खिसक कर अपने गगा के पास आ गया था। उसने ईसा का हाथ पकड़ते हुए कहा, डाडा
ईसा ने कहा डोंट वरी यूजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। अब दोनों बच्चों को डर लग रहा था। मौसम बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था, वक्त गुजर रहा था, आधा घंटा हो चुका था। ईसा की आंखों में धीरे धीरे आंसू आ गए थे। उसने यूजा की तरफ देखा एंड देन बाहर की तरफ देखा। खिड़की से लगातार बारिश हो रही थी और वो आवाज़ यूजा को डरा रही थी। ईसा ने यूजा की तरफ देखते हुए कहा डोंट वरी, मैं खिड़की का दरवाजा बंद कर आता हूँ, तुम डैड के पास बैठो। यूजा ने कहा बट डैड। ईसा ने कहा मैं भी आ रहा हूँ बेबी, यहाँ बैठो, डैड के पास बैठो। ये कहते हुए वो यूजा का हाथ जान के हाथ में रख जाता है एंड देन वो बस बेड से नीचे उतरता है, पर वो इतनी जल्दी उतरा था कि एकदम से वो फर्श पर गिर जाता है। ईसा ने लगभग चीखते हुए कहा आह। यूजा ने कहा गगा। ये कहते हुए वो भी डर गया था, पर ईसा ने तुरंत खड़े होते हुए कहा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सान को सब कुछ सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे कर उन बच्चों की आवाज़ से वो घबराहट जैसा सान महसूस कर पा रहा था। यूजा ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा डाडा डाडा। ईसा ने तुरंत खिड़की में देखा जहाँ से बहुत तेज बारिश हो रही थी। ईसा ने कहा डा आ जाएंगे, डा आ जाएंगे। ये कहते वो दौड़ता हुआ जाता है खिड़की के पास एंड खिड़की बंद करने की कोशिश करता है, पर खिड़की इतनी ऊंची थी कि इसे चाहकर भी इसे बंद नहीं कर पा रहा था। वहीं योजा धीरे धीरे रोने लगा था। वो तेज तेज रोने लगता है एंड उसके आंसू बस जान के हाथ पर गिरने लगते हैं। आसमान में बिजली कड़कने लगती है और वो उस बिजली कड़कने की आवाज़ उस कमरे में भी आ रही थी जो दोनों बच्चों को डरा रही थी, और कहीं ना कहीं जान को भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे कर अब मौसम ऑलमोस्ट काला हो चुका था। कमरे के अंदर अंधेरा जैसे पड़ रहा था। रोशनी तो जली हुई थी पर हवाएं ठंडी हो गई थी। ईसा पूरी कोशिश कर रहा था खिड़की को बंद करने की, पर वो बंद नहीं हो पा रही थी। इस पूरी कोशिश के अंदर साइड में रखा हुआ वास गिर जाता है एंड उसके कांच वहीं फर्श पर फैल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूसा बस ईसा की तरफ देख लगता है। उसने कहा गगा वापस आ जाइए, गगा गगा मुझे डर लग रहा है, हाँ हाँ प्लीज़ वापस आ जाइए। ईसा ने कहा मैं आ रहा हूँ बेबी, बस आ रहा हूँ, मैं इसे बंद कर दूँ, खिड़की को बंद कर देता हूँ, हाँ वरना वरना अंदर हवा आ जाएगी, बारिश आ जाएगी एंड डैड को बारिश पसंद नहीं है ना, जानते हो ना तुम। ये कहते हुए बस ईसा बोल रहा था, खिड़की को बंद करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी साइड का कांच उसके पैर में चुभता है। ईसा ने कहा ये कहते हुए वो फर्श पर बैठ गया। जैसे ही यूसा ने देखा वो बस अपने गगा की तरफ देख लेता, चिल्लाते हुए कहा गगा। ये कहते हुए वो ईसा की तरफ जैसे दौड़ जाता है, और जब ईसा देखता है कि यूसा उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है, ईसा ने चिल्लाते हुए कहा नो ईसा मत आओ, यहाँ पर कांच फैले हुए हैं। पर ईसा ने सुना ही नहीं, वो बस उस दिशा में दौड़ गया बिना इस बात की परवाह किए कि नीचे कितने कांच है। और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, उसके पाँव में कांच चुभ जाता है, वहीं फर्श पर गिर जाता है एंड देन ईसा ने चिल्लाते हुए कहा यूसा। ये कहते हुए उसकी तरफ दौड़ता है, और वहीं उस कमरे में यूसा की बस रोने की आवाज़ थी और ईसा की घबराई हुई आवाज़, और ये सारी आवाज़ें सान के दिमाग पर जोर डालने के लिए काफ़ी थी। जैसे से ईसा अपनी घबराई हुई आवाज़ में यूसा का नाम पुकार रहा था और यूसा रो रहा था, फाइनली सान के शरीर में जैसे कोई हरकत होती है, उसकी मुट्ठियाँ बिछती हैं, और जैसे ही अगले पल आसमान के अंदर बिजली बहुत तेज़ी से कड़कती है और उस कड़कन की आवाज़ उन दोनों बच्चों को महसूस होती है, और दोनों बच्चे एक दूसरे को बस कस कर गले लगाते हैं। सान की आंखें खुल जाती हैं।